छात्रों और प्यारे मित्रों, आपका फिर से स्वागत है वीके एजू मीडिया में। पिछले क्लास में हम लोगों ने सूरीनाम में पहला दिन नामक पाठ का पहला भाग पढ़ा है। आज हम उसके अगला भाग देखेंगे। सब तैयार है ना? ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रश्न दिया था। शायद तुम लोग इन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर लिखे होंगे। अब हम चलेंगे इस पाठ के दूसरे भाग की ओर। इस पाठ के प्रथम और द्वितीय अनुच्छेदों को हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम इस पाठ के तीसरे अनुच्छेद से शुरू करेंगे। पहले हम इस पाठ का तीसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। पढ़िए। विमान उतरने की प्रतिक्रिया में धीरे धीरे धरती की ओर झुक रहा है। यात्रियों का कौतूहल भी बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के पश्चात एक प्रकार के सुकून का एहसास। ठीक है, पढ़ा है ना? जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कहा था कि लेखक हिमांशु जोशी विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए सूरीनाम की यात्रा में है। हम लोगों ने पिछले क्लास में सूरीनाम के सुंदर दृश्य देखा है। जो विमान उतरने की जो प्रक्रिया है, വിമാനം ആ സൂരിനാമിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷത്തെയാണ് ഇവിടെ ലേഖകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും ആ ദൃശ്യം, അല്ലേ? लेखक क्या कहते हैं हम देखेंगे। विमान उतरने की प्रक्रिया में धीरे धीरे धरती की ओर झुक रहे हैं। धरती की ओर झुक रहे हैं। यह विमान ऊपर से नीचे की तरह आती है। इसका वर्णन है यहाँ। यह वर्णन कैसा है? झुकना माने यहाँ एक शब्द है झुकना। देखो, झुकना, बेंडिंग। इसका नीचे की ओर आने का वो दृश्य है। ठीक है, समझ सकते हैं ना? ठीक है। यात्रियों को यह दृश्य देखने का जो कौतूहल और सरप्राइज वो भी बढ़ता जा रहा है। कौन सा दृश्य होगा? ये एक अलग देश है ना? प्राकृतिक दृश्यों का ये सुंदर देश कैसा होगा? यात्रियों के मन में ऐसा कौतूहल हो रहा है। ഒരു സർപ്രൈസ് എന്തായിരിക്കാം അവിടുത്തെ ദൃശ്യം? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവിടെ ലേഖകൻ്റെ മനസ്സിൽ, അതുപോലെ മറ്റു യാത്രക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ठीक है ना? समझते हैं ना? लगभग 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के पश्चात एक प्रकार के सुकून का एहसास। बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। 20,000 किलोमीटर छोटी सी यात्रा नहीं है। 20,000 കിലോമീറ്ററുള്ള വളരെ വലിയ നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അവിടെ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നത്. उस समय एक सुकून का एहसास। सुकून शब्द शायद तुम लोग पहले नहीं सुने होंगे। सुकून का मतलब है
राहत, संतोष, सेटिस्फैक्शन, यहाँ पहुँचने की जो संतृप्ति, जो संतोष उसके मन में है, उसका एहसास माने बोध, ഒരു തോന്നൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേഖകൻ സുരിനാമിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സംതൃപ്തി, വലിയ നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ ഇറങ്ങുന്നതിലുള്ള ഒരു एहसास, एक बोध है, सुकून का एहसास, ഒരു സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു തോന്നൽ. ठीक है ना? अच्छा, यहाँ एक प्रश्न हम देखेंगे. सूरीनाम की यात्रा, प्रश्न यह है, लेखक ने सूरीनाम पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की यात्रा की? लेखक ने सूरीनाम पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की यात्रा की? 20,000 किलोमीटर, है ना? बहुत लंबी यात्रा है. अच्छा, हम अगले अनुच्छेद पढ़ेंगे. देखें और पढ़िए. जिस हिंदी को भोजपुरी अवधि के रूप में हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारत से जाते समय वे ले गए थे अपने साथ, और जिसे उन्होंने तूफ़ान के बीच दिए की तरह जलाए रखा, आज 130 साल बाद वो एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है. उसका वैश्विक स्वरूप उभर रहा है. वह अब गिरमिटिया श्रमिकों की ही नहीं, शासकों, राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा बन गई है, जो संसार के 120 देशों में किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं. पढ़ा है ना ये अनुच्छेद? कुछ समझ गया? हाँ बताओ, कुछ समझ गया क्या? ठीक है, हम देखेंगे. यहाँ हिंदी भाषा के स्वरूप के बारे में कहते हैं. जिस हिंदी को भोजपुरी अवधि के रूप में हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारत से जाते समय वे ले गए थे अपने साथ. यहाँ हिंदी भाषा का प्रचार सूरीनाम में जिस प्रकार हुआ था, इसके बारे में कहते हैं लेखक. क्या कहते हैं? ठीक है, अवधी और भोजपुरी, ये दोनों हिंदी भाषा की दो बोलियां हैं. क्या है बोलियां? बोली क्या है? हम अंग्रेजी में कहते हैं डायलेक्ट. जो बोलचाल की भाषा है बोली. भाषा और बोली में अंतर है. बोली बाद में विकसित होकर भाषा बन जाती है. हिंदी की 17 बोलियां हैं. उन बोलियों में 2 बोलियां हैं भोजपुरी और अवधी. अब हम बोली के बारे में कुछ बातें कहेंगे. पढ़िए. हिंदी भाषा की 17 बोलियां हैं. भोजपुरी और अवधी उनमें से 2 प्रमुख बोलियां हैं. ये 17 बोलियां इस प्रकार हैं, देखो और पढ़ो. भोजपुरी, मेवाती, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, अवधी, मगही, पश्चिमी पहाड़ी, कम्यूनी, गढ़वाली, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी,
हरियाणी, मैथिली, कनौजी, बुंदेली, बघेली। हाँ, ये 17 बोलियां हैं। इन 17 बोलियों में सबसे प्रमुख 2 बोलियां हैं भोजपुरी और अवधी। आज हम हिंदी का कौन सा रूप का प्रयोग करते हैं? खड़ी बोली। तुम लोग जानते हैं खड़ी बोली। अब हम खड़ी बोली में बात करते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। खड़ी बोली भी एक बोली है, बाद में विकसित होकर भाषा के रूप में बदल गया है। भाषा में बहुत सारे साहित्य होते हैं, है ना, लेकिन बोली केवल बोलने के लिए, വിചാർ വിനിമയ के लिए പ്രयोग करते हैं. ചെറിയൊരു പ്രാദേശികമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് നമ്മൾ ബോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ബോലി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും വികാസം പ്രാപിച്ച് ധാരാളം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ ബോലികൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ ബോലികളാണ് പിന്നീട് ഭാഷയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ബോലികളാണ് ഭോജ്പുരിയും അവധിയും. എന്താണ് ഈ 2 बोलिയുടെ प्रत्येकता? यहाँ हिंदी भाषा के रूप में हम लोगों ने पहले बता दिया है कि हिंदी साहित्य का सुवर्ण युग जो है, जो भक्ति काल है, भक्ति काल का एक प्रमुख साहित्यकार हैं, कवि हैं तुलसीदास, है ना. आप लोग पहले ही तुलसीदास का नाम सुने होंगे. हाँ, हम लोग जानते हैं तुलसीदास राम भक्त कवि हैं. श्री रामचंद्र के एक आदर्श भक्त हैं तुलसीदास. यहाँ 2 ग्रंथ हैं, 2 धर्म ग्रंथ, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस. हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं. चौपाई माने 4 लाइन्स, 4 വരി വീതമുള്ള 40 കവിതകളാണ് हनुमान चालीसा എന്ന് പറയുന്നത്. हनुमान चालीसा अवधी में लिखा हुआ है. और एक प्रमुख रचना है रामचरितमानस. रामचरितमानस में श्री रामचंद्र के बारे में विस्तृत वर्णन है, क्योंकि तुलसीदास श्री रामचंद्र के आदर्श भक्त थे. रामचरितमानस को हिंदी का रामायण कहते हैं. रामायण तुम लोग शायद सुने होंगे, वो तो एक धर्म ग्रंथ है रामायण. इसी प्रकार हिंदी का रामायण है रामचरितमानस. तो धर्म ग्रंथ हैं. धर्म ग्रंथ का मतलब क्या है? धर्म ग्रंथ माने मद ग्रंथम. जो लोग भारत से सूरीनाम गए थे, वे ये दोनों ग्रंथ हनुमान चालीसा और रामचरितमानस दोनों को अपने साथ ले गए थे. कहाँ? सूरीनाम में. जब वे भारत से सूरीनाम गए थे, उस समय वे इन ग्रंथों को अपने साथ ले गए थे. और उन्होंने क्या किया? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഗ്രന്ഥം അവർ सूरीनामिल കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു? इन दोनों ग्रंथों की भाषा तो हिंदी है. अवधी और भोजपुरी दोनों हिंदी भाषा है. एक धर्म ग्रंथ के नाते इन लोगों ने इसकी भाषा का प्रचार किया. ऐसा कहा है, वे तूफान के बीच दिए की तरह सुरक्षित रखा है. इसका मतलब क्या है? तूफान, बड़ी तूफान में एक दिया जलाकर रखना बहुत मुश्किल की बात है. कठिन परिश्रम की ज़रूरत है.
है ना। ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിളക്ക് दिया माने दीप, एक दीप को हम कैसे जला कर रख सकते हैं, बिल्कुल कठिन श्रम होगा, है ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से जाते वक्त वे धर्म ग्रंथों के रूप में जो ग्रंथ हनुमान चालीसा और रामचरितमानस अपने साथ ले गए थे सूरीनाम में, इनको एक इनकी भाषा को उन लोगों ने सुरक्षित रखा है। किस प्रकार सुरक्षित रखा, हाँ बताओ। हाँ, बड़ी तूफान के बीच हम एक दिया कैसे सुरक्षित कर सकता है, एक दिया हम कैसे जलाए रख सकते हैं, बहुत मुश्किल की बात है। इस प्रकार उन्होंने, ये लोगों ने जो भारत से सूरीनाम गया था, इन दोनों धर्म ग्रंथों की भाषा हिंदी को कठिन परिश्रम से उन लोगों ने सुरक्षित रखा है, वहाँ भाषा का प्रचार किया है। वही है हिंदी भाषा का प्रचार किस प्रकार हुआ है। इस प्रकार बहुत कड़ी मेहनत करके जो विदेश गए थे भारत के लोग, उन लोगों ने परिश्रम करके इस भाषा को सुरक्षित रखा है। इसलिए लेखक ऐसा कहते हैं कि एक तूफान में दिया कैसे जलाए रख सकते हैं, वो तो मुश्किल की बात है। उसी प्रकार इन लोगों ने विदेश में हिंदी भाषा को सुरक्षित रखा और उसका प्रचार भी किया है। यहाँ है हिंदी भाषा के प्रचार की असली बात, ठीक है ना। आज 130 साल के बाद, आज 130 साल के बाद, 130 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 130 साल पहले यहाँ से लोग पहले सूरीनाम गए थे। आज उनके जाने के पश्चात 130 साल हो गया है, केवल 1 या 2 वर्ष नहीं है, 130 साल हो गया। आज 130 साल बाद वो एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है। ये भाषा, जो हिंदी भाषा, एक नए रूप धारण करके वहाँ उपस्थित हो रहा है। उपस्थित होना माने प्रेजेंट, वो तो अभी वहाँ स्थित हैं, उपस्थित हैं, അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു। तो 130 साल पहले वहाँ पहला भारतीय गया था। उसके बाद 130 साल के बाद भी ये भाषा वहाँ एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है। साकार होकर, അത് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ ആ ഭാഷ പ്രചാരം, ആ ഭാഷയുടെ विकासम साक्षात्കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്। और उसका वैश्विक स्वरूप उभर रहा है। वैश्विक स्वरूप ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം, ഒരു ആഗോള രൂപം ആയിട്ടത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്। അപ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ ഭാഷയുടെ ഒരു വികാസം ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമായി എന്നാണ് ലേഖകൻ പറയുന്നത്। वो अब गिरमिट या श्रमिकों की ही नहीं, गिरमिट या श्रमिक माने क्या है, തൊഴിലാളികൾ। गिरमिट या श्रमिक माने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, कॉन्ट्रैक्ट തൊഴിലാളികൾ की ही नहीं, वहाँ लेबर्स या श्रमिकों के रूप में पहले भारत से सूरीनाम गए थे वे लोग। लेकिन आज वो हिंदी भाषा, पहले हिंदी भाषा भारतीयों की ही भाषा थी, लेकिन आज कौन सा विकास हुआ है इस भाषा को, इसके बारे में यहाँ लेखक कहते हैं। आज वो भाषा गिरमिट या श्रमिकों की ही नहीं, केवल उन श्रमिकों की ही भाषा नहीं है, बल्कि
शासकों राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा बन गई है। एक देश एक विदेश जाने के पश्चात हमारी जो हिंदी भाषा केवल वहाँ के श्रमिक लोगों की ही नहीं, वहाँ के शासकों और राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा बन गई है। तो भाषा को कितना प्रचार मिल गया है हम इसे समझ सकते हैं, है ना? ആ ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്ക് എത്രമാത്രം പ്രചാരം അവിടെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലേഖകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. जो संसार के 120 देशों में किसी न किसी प्रकार अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं. ये भाषा हिंदी भाषा पहले ही हम लोगों ने बता दिया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कहाँ तक है. എത്രമാത്രം ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ പ്രചാരം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിലൊരു സൂചനയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 120ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ 120 देशों में किसी न किसी प्रकार बोलचाल के रूप में और पढ़ने के रूप में और कई रूपों में ये हिंदी भाषा का प्रचार अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं. उपस्थिति അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ്, ഉപസ്ഥിതി, അതിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ജതാ രഹി ഹെ, അത് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു. ഉപസ്ഥിതി കാ എഹസാസ് ജതാ രഹി ഹെ, അതിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ എഹസാസ്, ഫീലിംഗ്. एहसास माने क्या है? फीलिंग. हम लोगों ने पहले ही बता दिया है. एहसास माने एहसास जता रहे हैं, जता रहे हैं, समझाता है, തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ്, മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में 120 देशों में किसी न किसी प्रकार ये भाषा, हिंदी भाषा अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही हैं. അത് അതിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. इससे हम समझ सकते हैं कि इस अनुच्छेद से हिंदी भाषा का प्रचार कहाँ तक हैं इसके बारे में हमें सूचना मिलती है. ठीक है ना? समझ सकते हैं ना? अब हम इस अनुच्छेद के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे. प्रश्न तो ये हैं, भारत से सूरीनाम जाते वक्त भारतीय किन किन धर्म ग्रंथों को अपने साथ ले गए थे? तुम लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से लिख सकते हैं. वो तो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा. ठीक है ना? अब हम अगला प्रश्न देखेंगे. देखिए, सूरीनाम में हिंदी भाषा किन किन की भाषा बन गई है? सूरीनाम में हिंदी भाषा किन किन की भाषा बन गई है? इस प्रश्न का उत्तर भी तुम लोग लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं. गिरमिट श्रमिकों की ही नहीं बल्कि शासकों और राष्ट्राध्यक्षों की भाषा बन गई है. ठीक है ना? हाँ, और एक प्रश्न भी है. देखिए, हिंदी भाषा कितने देशों में अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही हैं? ठीक है, आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं. अंतिम प्रश्न का उत्तर तो यह है कि 120 देशों में, है ना? तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे. तुम लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर अपने अपने अध्यापकों को
दिखाना है। कोई मदद की आवश्यकता है तो उन अध्यापकों से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।